नमस्कार, वेलकम टू न्यू होराइजन एनालिसिस यूट्यूब चैनल। ये चैनल मोस्टली इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टॉपिक रिलेटेड है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। कोरोना वायरस पेंडेमिक में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर होने और लोकल पे वोकल होने की बात कही है। इसका मतलब वही पुराना गांधी जी का फॉर्मूला, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन जब हम आसपास देखते हैं कि हमारे देश में 70% मोबाइल ब्रांड चाइनीज़ है, ओप्पो, वीवो, लेनोवो, जियोमी, ZTE, हुआई वगैरह, और बाकी जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड है 30%, उनमें भी चाइनीज़ कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो हम कैसे लोकल प्रोडक्ट्स की बात करें। बिल्कुल ऐसा ही केस है लैपटॉप्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में। टॉयज़ यानी खिलौने, वो भी 80% भारत में जो बिकते हैं वो चाइनीज़ होते हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स के जो इक्विपमेंट होते हैं, सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स, ये भी 90% चाइनीज़ ब्रांड के हैं। लेकिन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें भारत आत्मनिर्भर है, और वो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग वो होता है जो रॉ कच्चा तेल यानी क्रूड पेट्रोलियम जो हम इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री से, उसको हम प्रोसेस करते हैं ताकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह बना सके। भारत में बहुत सारे पेट्रोलियम रिफाइनरी है और टोटल भारत की कैपेसिटी 250 मिलियन टन है, जो दुनिया में 4th पोजीशन में है, USA, चाइना और रशिया के बाद। जो कंपनीज पेट्रोल रिटेल करते हैं यानी कि जिनके पेट्रोल पंप होते हैं, वही कंपनी रिफाइनिंग भी करती है, जैसे कि BPCL भारत पेट्रोलियम, या HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या इंडियन ऑयल। इन सब की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता वाली बात यह है कि रिलायंस का एक प्राइवेट रिफाइनरी है जामनगर में, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। रिलायंस के जामनगर में जो 2 पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उन दोनों का मिला के कैपेसिटी अराउंड 70 मिलियन टन पर एनम है। और ये सारे रिफाइनरी की वजह से ही भारत कभी भी फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करता। सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत में ही बनते हैं, भारत के रिफाइनरी में ही बनते हैं। हालांकि रॉ क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। भारत और चाइना के बीच में ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है, जो अगर आप पिछले 15 साल की रिकॉर्ड देखें तो कंसिस्टेंटली ट्रेड डेफिसिट है, और पिछले 5-7 सालों में तो करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हर साल हो रहा है। पिछला रिकॉर्ड 56 बिलियन डॉलर का है। लेकिन इतने ट्रेड डेफिसिट के बावजूद भी एक चीज़ जो भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इसका कारण यही है कि हमारे देश में सफिशिएंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनरी हैं। जामनगर रिलायंस रिफाइनरी शुरू ही किया गया था एक मेगा स्केल प्रोजेक्ट को लेके, और अगर हम इस टाइप के मेगा स्केल के कोई भी प्रोजेक्ट लें, चाहे वो स्टील प्लांट हो, एल्यूमिनियम प्लांट हो, कॉपर प्लांट हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, या कोई भी लेदर या शू मेकिंग इक्विपमेंट हो, अगर हम बड़े पैमाने पे कर सकते हैं तो हम पॉसिबली चाइना को बीट कर सकते हैं और चाइनीज ट्रेड डेफिसिट कम कर सकते हैं। ये एक रिलायंस पेट्रोलियम रिलेटेड मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। धीरूभाई अंबानी, उनको भी मालूम था, उनका भी बिजनेस कौन सा था? कपड़े का बिजनेस था। आप सभी को पता है, राइट? टेक्सटाइल बिजनेस था उनका, विमल उन्हीं का ब्रांड था। धीरूभाई अंबानी को मालूम था कि अगला जनरेशन में इस लाइन में कपड़े का हर जगह पे मिल होने लग गया, तो कपड़े के बिजनेस में कोई कस रहने वाला नहीं है। उन्होंने पूरा रिसर्च करके पेट्रोलियम इंडस्ट्री उन्होंने खड़ा किया, और उन्होंने जामनगर में 80 किलोमीटर तक फैला हुआ प्रोजेक्ट, आज एशिया का नंबर 1 पेट्रोलियम रिफाइनरी, वर्ल्ड की 4th नंबर की रिफाइनरी उन्होंने इंडिया को दिया। और जान के आप लोगों को हैरानी होगी, आप में से कईयों को नहीं पता होगा, मुझे मालूम है जहां जहां सेमिनार में मैंने बात बताई किसी को पता नहीं होता है। जामनगर की 80 किलोमीटर में फैली हुई उस रिफाइनरी का फाइनेंस किसने किया था? जब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम, उनकी फाइनेंस की टीम, जब भी उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इतने पैसे, जो पैसे चाहिए मुझे कौन सी बैंक दे सकती है, 40 फाइनेंस की टीम थी चार्टर्ड अकाउंटेंटों के साथ। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इंडिया की सारी बैंक
आप सोचो 80 किलोमीटर का जगह परचेस करना है, खाने का खेल थोड़ी है। बोले ये सारे इंडिया की जितनी बैंक है ये सब बैंक एक हो जाए तो भी आपको इतना पैसा नहीं दे सकते। उन्होंने बोला भैया कुछ भी करो लेकिन मुझे रिपोर्ट, सही रिपोर्ट दो, मुझे इतने पैसे चाहिए, ये प्रोजेक्ट मुझे इंडिया में लॉन्च करना है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री मुझे खड़ी करनी है यहां पर। वो लोग वापिस आए 2-4 महीने के बाद रिपोर्ट लेके, और धीरू भाई अंबानी को उन्होंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर सकती है और वो है वर्ल्ड बैंक फाइनेंस। ये वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको फाइनेंस कर सकती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की कंडीशन रहेगी, सबसे पहली कंडीशन उनकी ये रहेगी कि हम पैसे तो दे देंगे आपको, आप बिजनेस भी कर लो, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपके कंट्री में नहीं रहेगा, ये प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में रहेगा। धीरू भाई को ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि इंडिया में बड़े हुए, इंडिया से आगे बढ़े, तो चाहते थे कि ये रिफाइनरी भी मेरे को सिर्फ इंडिया में ही बनानी है ताकि रोजी रोटी इंडियन लोगों को मिले। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया, नहीं वर्ल्ड बैंक से मुझे पैसा नहीं चाहिए, और कुछ ढूंढो। और 2-4 महीने के बाद रिपोर्ट लेके आए, इंडिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इतना पैसा आपको दे सकती है, और वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।